अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी टीम के नए कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी ख़तरे में पड़ चुकी है और ये कप्तानी ख़तरे में पड़ने की वजह सिर्फ 2 T20 मैचेस हारना नहीं बल्कि वो गलत फ़ैसले हैं जो शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इन 2 मैचेस के दौरान किए हैं और जिनसे ये साफ साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अभी वो पूरी तरह से कप्तान क्या 100 में से 33% भी कप्तानी के काबिल नहीं हुए हैं, ना ही उनके अंदर वो एबिलिटी है जो एक कैप्टन के अंदर होनी चाहिए थी। नाज़रीन, आपको याद रहे कि कुछ अर्सा पहले बाबर आज़म को कप्तानी से हटाया गया था ताकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके, लेकिन ये भी अकल के अंधों ने एक जो गलत फ़ैसला किया था। जबकि बाबर आज़म कप्तानी के अंदर विराट कोहली के वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं जो और किसी प्लेयर ने नहीं तोड़े। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर अगर आपको अभी थोड़ी देर के अंदर हम मुलाहिज़ा करवाएंगे, पूरे स्टेट्स मुलाहिज़ा करवाएंगे, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं हक़ाइक़ के बगैर बात करता ही नहीं हूँ। तो थोड़ी देर के अंदर मैं आपको पूरे स्टेट्स शो करूँगा कि बाबर आज़म तारीख़ है पाकिस्तान के तमाम कैप्टन में से सबसे टॉप नंबर पे हैं, जिनकी सबसे कामयाब कैप्टनसी रही है और जिन्होंने जो उनकी विन परसेंटेज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा रही है। यानी कि उनकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान की जो विनिंग रेशो थी वो हर एक कैप्टन से ज़्यादा है। वसीम अकरम की और बाबर आज़म की जो स्टेट्स मैंने आज तैयार करके रखे हैं वो भी आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे बात करते चलें गाइस के शाहीन शाह अफरीदी की जो गलतियाँ हैं उसमें से यहाँ पे हमें ये गौर करना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंदर फ़खर ज़मान जो कि PSL के हर एडिशन के अंदर लाहौर कलंदर के टॉप स्कोरर होते हैं, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। फ़खर ज़मान ने अपने 16 मैचेस के अंदर ये दूसरी 50 लगाई है, जो रिसेंटली मैच में वो भी पाकिस्तान जो हार गया था। और इसी तरह से अगर मज़ीद बात की जाए तो आज़म खान जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर होता है, वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और अगर मान भी लें कि आज़म खान को सिलेक्ट करना सिलेक्शन कमेटी की गलती है, लेकिन प्लेइंग 11 के अंदर खिलाना न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर, फास्ट पिचेस के ऊपर उस फुर्ती को मेंटेन करके क्या आज़म खान इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं, इस चीज़ को सोचना शाहीन अफरीदी की ज़िम्मेदारी थी। नंबर 1 ये वो नहीं समझ पाए। दूसरे नंबर पे बाबर आज़म को हटाने की वजह ये थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट से इनकी जो है वो अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी की ये अवेयरनेस है कि हारिस रऊफ़ की जिसकी लाइन और लेंथ है ही नहीं है, पिछले वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप के अंदर उसको वो धोया गया है, वो उसकी कोट लगाई गई है जो किसी भी बॉलर की शायद नहीं लगाई गई। उसको अगर आप पावर प्ले के अंदर ला कर देंगे और तो ज़ाहिर सी बात है उसकी पिटाई तो होनी ही होनी है। जब शाहीन अफरीदी को देखें, जिस वजह से जाना जाता था कि ये परफॉर्मेंस इसकी अच्छी होगी, ये टीम के अंदर पहले 2-3 ओवर्स के अंदर विकेट्स निकाल के देगा, वो शाहीन अफरीदी ना कर पा रहा है और ना लगता है कि ये कर पाएगा आने वाले मज़ीद मैचेस के अंदर। अब एक बैट्समैन जो पहले कैप्टन था वो परफॉर्म कर रहा था तो उसको एज अ कैप्टन बरकरार रहने देना था। सो गाइज़, आपको बताते चलें कि कप्तानी का जो ताज है वो एक बार फिर बाबर आज़म की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पार्टिसिपेट करके अच्छे नताइज लेने हैं तो PCB को होश के नाखन लेने होंगे और जल्द अज जल्द जो बाबर आज़म को दोबारा से कप्तानी वापस करनी होगी। सो गाइज़, अभी बात करते हैं उन स्टेट्स के मतलब बात करते हैं। मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये देखें, बाबर आज़म टॉप कैप्टन हैं जिन्होंने 134 मैचेस खेले हैं और 78 मतलब कि 78 मैचेस इन्होंने जीते हुए हैं और इनकी विन बाय लूज़ परसेंटेज 1.772 है। उसी तरह से अगर तीसरे नंबर पे देखें तो वसीम अकरम, इन्होंने भी 134 मैचेस खेल के 78 मैच जीते हुए हैं, लेकिन 5 मैच वो ज़्यादा हारे हुए हैं। उनकी जो विन बाय लूज़ रेशो है ये 1.5 है, जिनकी बाबर आज़म से कितनी कम है आप ख़ुद भी सोच सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं सरफराज अहमद, ठीक है जी, जिन्होंने 100 मैचेस में से 1 सेट जितवाए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो बाबर आज़म पाकिस्तान हिस्ट्री के टॉप 3 बैट्समैन थे। दूसरे नंबर पे गाइस मैं आपको बताता चलूँ कि आज़म खान से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। आज़म खान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो आज़म खान आप देख सकते हैं कि 2021 में इन्होंने 1 मैच खेला 5 रन, दूसरा 1 रन,
اسی طرح سے پھر آؤٹ ہو گئے ٹیم سے. پھر اس بار اسی سال 2023 میں مارچ میں آئے 0 اور 1 پہ ان کی یہ پرفارمنس ہے. اس کے بعد یہ ریسنٹ ابھی 12 جنوری کو جو پہلا T20 ہوا اس میں 9 بالوں پہ 10 رنز، اور دوسرا T20 یہ جو 14 تاریخ کو ہوا اس میں 3 بالوں پہ 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. اب دیکھتے ہیں کل کیا کرتے ہیں. سو ناظرین، یہ سارے سٹیٹس سامنے رکھنے کے بعد اس نتیجے پر آپ بھی پہنچ چکے ہوں گے کہ حقائق کو اگر دیکھا جائے، اگر صحیح بات کو سمجھا جائے تو پاکستانی ٹیم کا جو بڑا مسئلہ تھا وہ سٹرائک ریٹ نہیں تھا، بلکہ کنسسٹنٹلی پرفارمنس کا جو مسئلہ تھا. آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ بابر اعظم کامیاب ترین کیپٹن ہیں، ان کے بعد سرفراز احمد کا نمبر آتا ہے. اگر بابر اعظم کپتان جو تھے ایز اے کیپٹن، کامیاب کیپٹن اگر ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، T20 میں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی سیٹ کرنے کی، تو T20 کے ساتھ بالکل چھیڑنا نہیں تھا. ایز اٹ از جس طرح سے بابر اعظم کیپٹن تھے ان کو اسی طرح سے رہنے دینا تھا. ون ڈے میں اگر انہوں نے کیپٹن چینج کرنا تھا وہ بھی کرتے، لیکن بابر اعظم کے علاوہ کسی اور کی پرفارمنس ایسی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اس کو کیپٹن بنایا جاتا. دوسرے نمبر پہ ان عقل کے اندھوں سے کوئی یہ پوچھے، ان کھلاڑیوں کو انہوں نے اٹھا کے ٹیم ڈائریکٹر اور ٹیم مینجمنٹ میں لگا دیا ہے جن کے اپنے تنازعات ہیں ان پلیئرز کے ساتھ، خاص طور پہ بابر اعظم کے ساتھ. اب دیکھا جائے، میں آپ کو بتاؤں کہ محمد حفیظ بابر اعظم کے ساتھ کھلا پھڈا کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بابر اعظم کے ساتھ اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے ان کو. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 فارمیٹس ہیں اس ٹائم کرکٹ کے موجودہ فارمیٹس. پہلا ہے ٹیسٹ، دوسرا ون ڈے، تیسرا T20. اب ٹیسٹ بھی بابر اعظم کی کپتانی میں سب سے ٹاپ پہ گیا ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ جو کامیاب کیپٹنسی رہی ہے مصباح الحق، اور مصباح الحق کے بعد وہ بابر اعظم کی تھی. اور دوسرے نمبر پہ T20 ابھی آپ نے دیکھا 2 ورلڈ کپ گزرے ہیں، ایک میں سیمی فائنل اور دوسرے میں فائنل پہنچنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. T20 کا فارمیٹ بھی بہتر جا رہا تھا، ٹیسٹ اور T20 کے ساتھ بالکل چھیڑنا ہی نہیں تھا PCB کو. اگر چھیڑنا بھی تھا تو وہ ODI فارمیٹ کے ساتھ چھیڑنا تھا، جس کے ساتھ ابھی تک انہوں نے چھیڑا ہی نہیں ہے. نہ اس کی مینجمنٹ، نہ اس کا کیپٹن، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلدی پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت آئے، فیئر الیکشنز ہوں، حکومت آئے، اور یہ جتنا بھی نظام ہے یہ ایک ٹریک پہ چڑھے، ایک ترتیب سے چلے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. سو کائنڈلی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے جائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے جائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.